हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 11वीं क्लास का सेकंड चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण। हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था तथा अब स्टार्ट कर रहे हैं जीव जगत का वर्गीकरण, यानी जो विश्व में जीवों की जातियां पाई जाती है उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, कौन से ग्रुप में रखा गया है तथा उनके वैज्ञानिक कौन कौन थे। तो हमने जीवों को, जो इतनी सारी जीवों की जातियां पाई जाती थी, उनका सबसे पहला वर्गीकरण अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने करा था। तो हमें याद होगा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही है। तो ये जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु है तथा जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवों की जो जातियों में जो विभिन्नताएं पाई जाती थी, जैव विविधता हमने पढ़ा था, उन विभिन्न जातियों के जीवों का वर्गीकरण भी सर्वप्रथम अरस्तु ने करा था। तथा अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण बाहरी लक्षणों के आधार पर करा था, यानी जो जीवों के बाहर जो हमें दिखते हैं वैसे लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण करा था। पादप और जंतु को रखा था। पादप को शाक, जड़ी तथा वृक्ष के आधार पर वर्गीकृत करा था। जंतु को लाल रुधिर की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण करा था, यानी पादपों को जो छोटे कोमल हरे तने वाले पौधे थे उनको शाक में, जो भूरे तने वाले थे उनको झाड़ी में, तथा जो बड़े बड़े वृक्ष थे उनको वृक्ष में रखा। तो ये पादपों का वर्गीकरण कर लिया इन्होंने। तथा जंतुओं का लाल रुधिर की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति, जिसमें लाल रुधिर पाया जाता है उसको जंतु में रखा, जिसमें नहीं पाया जाता है उसको नहीं रखा। ठीक है, तो अरस्तु ने सबसे पहले जीवधारियों का वर्गीकरण करा था। तो हमारा टॉपिक है जीव जगत का वर्गीकरण, जीवधारियों का वर्गीकरण। सर्वप्रथम वर्गीकरण पद्धति अरस्तु ने दी थी, यानी सबसे पहले अरस्तु ने जो वर्गीकरण पद्धति थी, सबसे पहले जीवधारियों का वर्गीकरण अरस्तु ने करा था। इन्होंने पौधों को शाक, झाड़ी तथा वृक्ष में विभेदित किया। जंतु को लाल रुधिर की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया। इन्होंने जीवधारियों का वर्गीकरण बाह्य लक्षणों के आधार पर किया, ये हमने पढ़ लिया। तो अरस्तु ने जो वर्गीकरण करा था, इसमें पौधों तथा जंतुओं के बीच में विभेद कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये बिल्कुल मामूली से लक्षण है। बाह्य लक्षण शाक, जड़ी, तने, लाल रुधिर की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति, इनमें बहुत सारे ऐसे जीव थे जो इन दोनों ग्रुप में नहीं आ रहे थे। तो फिर द्विजगत प्रणाली आई। द्विजगत प्रणाली, द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली, यानी द्विनाम पद्धति के जनक भी कैरोलस लीनियस है और द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली के जनक भी कैरोलस लीनियस है। तो द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली आई। तो फिर इन्होंने कैरोलस लीनियस ने कोशिका भित्ति की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर पादपों या जंतुओं का वर्गीकरण करा। इन्होंने भी दो ग्रुप बनाए, प्लांटी तथा एनिमेलिया। प्लांटी में ऐसे पौधों को रखा जिसमें प्लांटी जगत में ऐसे पौधों को रखा जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती थी, यानी कोशिका के बाहर एक आवरण पाया जाता है। कोशिका है ये कोई कोशिका है, कोशिका के बाहर एक आवरण पाया जाता है, उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, कोशिका तो समझ गए होंगे। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जो हमारा शरीर जो बना है कोशिका से मिलकर बना हुआ है। तो इस कोशिका के बाहर जो एक आवरण पाया जाता है वो कोशिका भित्ति कहलाती है। तो कैरोलस लीनियस ने कोशिका भित्ति के आधार पर वर्गीकरण करा था। तो कोशिका भित्ति जिसमें पाई जाती थी उनको पादप जगत में रख दिया, और कोशिका भित्ति जिसमें नहीं पाई जाती थी उनको जंतु जगत में रख दिया। तो पादप जगत में इन्होंने हरे पौधे, जीवाणु, लाइकेन, मांस, समुद्री घास को इन्होंने पादप जगत में रखा। जंतु जगत में जंतु, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन्होंने जंतु जगत में इन सब जीवों को रखा। तथा द्विजगत प्रणाली भी विकसित प्रणाली नहीं थी, तथा इसमें भी कोशिका भित्ति, किस पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती थी, लेकिन उनका शरीर कैसा बना है या उनका कोशिका संगठन किस प्रकार का है ये सब नहीं पता था। तो ये भी विकसित प्रकार की प्रणाली नहीं थी। तो फिर तीन जगत प्रणाली का विकास हुआ, और तीन जगत प्रणाली दी थी हेकल नामक वैज्ञानिक ने। तो हेकल नामक वैज्ञानिक ने जीव के संगठन के आधार पर प्रणाली दी थी। तो जीव का संगठन, यानी ऐसे जीव, मतलब जीव है वो किस प्रकार से बने, वो एक कोशिका से बने या बहुकोशिका से बने। यानी कि बहुत से जीव थे जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना था, उनको प्लांट एक कोशिका में, जिनका शरीर बहुकोशिका से बना हुआ था उनको बहुकोशिका में रखा था। ठीक है, तो हेकल ने जीव संगठन के आधार पर ये तीन जगत प्रणाली दी थी। एक कोशिकीय जीव को उन्होंने प्रोटिस्टा जगत दिया था, मतलब कि प्रोटिस्टा जो जगत है उनके वैज्ञानिकों ने हेकल। ठीक है, और बहुकोशिकीय पादपों को उन्होंने प्लांटी जगत में, और बहुकोशिकीय जंतुओं को उन्होंने एनिमेलिया जगत के अंदर रखा था। तो ये हो गया हमारा तीन जगत प्रणाली। अब है चौथी चार जगत प्रणाली। पहली प्रणाली हमने पढ़ ली कि सबसे पहले अरस्तु ने वर्गीकरण किया था, लाल रुधिर की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर पादपों को शाक, जड़ी, वृक्ष में रखा था। फिर द्विजगत प्रणाली दी कैरोलस लीनियस ने, जो द्विनाम पद्धति के जनक भी है, इन्होंने कोशिका भित्ति के आधार पर दी। तीसरा पढ़ा था हमने हेकल, जो तीन जगत प्रणाली दी थी इन्होंने जीव संगठन के आधार पर प्रणाली दी थी। तीन जगत प्रणाली जो जीव संगठन के आधार पर दी थी। और चौथा था हमारा
चार जगत प्रणाली जो कॉपलैंड ने दी थी कोशिका संगठन के आधार पर, यानी कि जीवों के जो, अब हमें पता चल गया एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को कौन से ग्रुप में रखना है, पर उनकी जो कोशिका है वो किस प्रकार की है, तो इसके आधार पर कॉपलैंड ने चार जगत प्रणाली दी थी। कॉपलैंड ने कोशिका संगठन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया था। कोशिका संगठन, कोशिका प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, इस आधार पर कॉपलैंड ने जीवों का वर्गीकरण करा था। हेकल ने एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय के आधार पर प्रणाली दी थी तथा उन्होंने तीन जगत प्रणाली दी थी। तो अब भी कॉपलैंड ने कोशिका संगठन के आधार पर प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं और यूकैरियोटिक किसे कहते हैं। कोई कोशिका है, इसमें जो डीएनए होगा वो कुंडित होगा, इसको प्लाज्मिड कहते हैं। या फिर डीएनए बिखरा होगा, केंद्र के बाहर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी। तो इस प्रकार की जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है तथा इन्होंने प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका वो होती है जिसके बाहर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। डीएनए में केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, डीएनए सुविकसित प्रकार का होता है, केंद्रक सुविकसित प्रकार का होता है, वह कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं कहलाती है। तो अब चार जगत प्रणाली कॉपलैंड ने दी थी कोशिका संगठन के आधार पर। उन्होंने चार जगत बताए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी तथा एनिमेलिया। अब प्लांटी और एनिमेलिया कैरोलस लिनियस ने बता दिए थे, प्रोटिस्टा जगत हेकल ने बता दिया था तथा मोनेरा जगत के बारे में कॉपलैंड ने सबसे पहले बताया। तो अब इन चार जगत में कौन से जीवों को रखा गया। प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा जगत में रखा गया, जिनकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक प्रकार की थी उन जीवों को सबको मोनेरा जगत में इन्होंने रखा, और बाकी जो बचे यूकैरियोटिक उनको प्रोटिस्टा, प्लांटी तथा एनिमेलिया में रखा। तो जो एक कोशिकीय थे, एक कोशिकीय जीवों को उन्होंने प्रोटिस्टा में रखा और बहुकोशिकों को पादप तथा प्लांटी तथा एनिमल यानी पादप और जंतु जगत में रखा। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को उन्होंने प्रोटिस्टा जगत में रखा, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक पादप को प्लांटी में तथा बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जंतु को इन्होंने एनिमेलिया जगत में रखा। तो ये हमारा हो गया चार जगत प्रणाली। उसके बाद में जो सबसे सुविकसित प्रकार की प्रणाली थी पंच जगत प्रणाली, वो आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में दी, जो ये सबसे ज्यादा विकसित प्रकार की प्रणाली थी। पांच जगत प्रणाली 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने दी। उन्होंने किस आधार पर जीवों को वर्गीकरण करा, कोशिका संगठन के आधार पर, जीव संगठन के आधार पर, पोषण के प्रकार के आधार पर तथा पोषण विधि और जनन के आधार पर इन्होंने जीवों का वर्गीकरण करा। अब इसके बारे में आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।